नमस्कार। कभी सोचा है कि आपके पर्स में रखा एक कागज का टुकड़ा या आपके बैंक अकाउंट में दिखने वाले नंबर्स इतने कीमती क्यों हैं? आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं, मुद्रा और बैंकिंग की दुनिया, जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती है। और हाँ, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि पैसा आखिर है क्या, फिर भारत के बैंकिंग सिस्टम को करीब से देखेंगे और जानेंगे कि बैंकों का बॉस यानी आरबीआई पूरी इकोनॉमी की कमान कैसे संभालता है। और हाँ, आखिर में एक मजेदार क्विज भी होगा आपकी समझ को परखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहाँ पैसा है ही नहीं। सोचना भी मुश्किल है ना? पैसे से पहले दुनिया बार्टर सिस्टम पर चलती थी। मतलब चीजों का लेन देन, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। लेकिन इस सिस्टम में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। देखिए, बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जरूरतों का दोहरा संयोग। मतलब अगर आपके पास चावल है और आपको जूते चाहिए, तो आपको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास जूते हों और उसे बदले में चावल चाहिए हों। सोच के देखो कितना मुश्किल है। पैसे ने आकर इस सारे झंझट को ही खत्म कर दिया। ये एक ऐसा कॉमन मीडियम बन गया जिससे कोई भी कुछ भी खरीद और बेच सकता है। तो टेक्निकली पैसा है क्या? देखिए, कोई भी चीज पैसा तब बनती है जब वो तीन खास काम करती है। चलिए देखते हैं ये तीन काम आखिर हैं क्या। बिल्कुल, इन्हें आप पैसे के 3 सुपर पावर्स कह सकते हैं। पहला, ये विनिमय का माध्यम है, मतलब आप इससे कुछ भी खरीद बेच सकते हैं। दूसरा, ये खाते की इकाई है, मतलब हम हर चीज की कीमत इसमें माप सकते हैं। जैसे ये पेन 10 रुपए का है। और तीसरा, ये मूल्य का भंडार है, मतलब आप इसे बचाकर स्टोर करके भविष्य के लिए रख सकते हैं। महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने क्या खूब कहा था, पैसा हमारे आज को हमारे कल से जोड़ने वाला एक पुल है। क्योंकि हम इसे बचा सकते हैं, इसीलिए हम भविष्य के लिए प्लान कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि पैसे ने समय के साथ अपना रूप कैसे बदला है। ये कहानी भी बड़ी मजेदार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सफर बहुत लंबा रहा है। जानवरों की खाल और अनाज से शुरू होकर आज हम क्रिप्टो करेंसी तक पहुंच गए हैं। पहले कभी नमक और कौड़ियां पैसा हुआ करती थी, फिर सिक्के आए, फिर कागज के नोट, फिर प्लास्टिक मनी, और अब तो सब कुछ डिजिटल है। हर कदम व्यापार को और आसान बनाने के लिए था। चलिए, एक छोटा सा सवाल। क्या आप बता सकते हैं कि कागज के नोट सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल हुए थे? सोचिए, इसका सही जवाब है चीन, लगभग 7वीं शताब्दी में। और मजेदार बात यह है कि शुरुआत में ये सिर्फ सोने या चांदी की रसीद की तरह हुआ करते थे। तो पैसा क्या है, ये तो हम समझ गए। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो भारत में इस पैसे को मैनेज करता है, हमारा बैंकिंग सिस्टम। भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है ना, वो एक बड़े मकड़जाल की तरह है। इसमें एसबीआई, एचडीएफसी जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं, बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसीज हैं और सहकारी बैंक भी हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं और इस पूरे जाल के बीच में एक बॉस बैठा है जो सब पर नजर रखता है। और वो बॉस कोई और नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है। तो सवाल ये है कि ये आरबीआई आखिर करता क्या है? आरबीआई को आप हमारी अर्थव्यवस्था का गार्डियन समझ सकते हैं। इसके काम बहुत सारे हैं। महंगाई को काबू में रखना, सारे बैंकों पर निगरानी रखना कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, नए नोट छापना ताकि आपके हाथ में हमेशा फ्रेश करेंसी रहे, और सबसे जरूरी, देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, तो आरबीआई अर्थव्यवस्था को मैनेज करता है, ये तो समझ आ गया। पर कैसे? इसके लिए आरबीआई के पास कुछ बहुत पावरफुल हथियार हैं जिन्हें हम मॉनेटरी टूल्स कहते हैं। इनमें सबसे फेमस हथियार है रेपो रेट। अब ये क्या होता है? एकदम आसान भाषा में कहें तो ये वो ब्याज दर है जिस पर सारे बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। और इस एक रेट का असर सीधा हमारी जेब पर पड़ता है। देखिए, जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, और इसका फायदा वो हमें और आपको सस्ते होम लोन और कार लोन देकर पहुंचाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। अच्छा, आरबीआई के 2 और जरूरी नियम हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। ये वो पैसा है जो बैंकों को अपनी टोटल जमा का एक हिस्सा आरबीआई के पास कैश में रखना ही पड़ता है, एक तरह की सेफ्टी। और एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो हिस्सा है जो उन्हें सरकारी बॉन्ड जैसी सुरक्षित जगहों पर निवेश करना होता है।
इन दोनों से आरबीआई ये कंट्रोल करता है कि बैंकों के पास जनता को लोन देने के लिए आखिर कितना पैसा बचेगा। आरबीआई का एक और टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशंस या OMO। इसे आप इकोनॉमी में पैसे का ट्रैफिक कंट्रोलर समझ सकते हैं। जब बाजार में पैसा बढ़ाना होता है तो आरबीआई सरकारी बॉन्ड खरीदता है, और जब पैसा कम करना होता है तो बॉन्ड बेचकर बाजार से पैसा खींच लेता है। सिंपल। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ मजेदार सवालों के साथ परखते हैं। ये सवाल एग्जाम में भी आपके बहुत काम आएंगे। तो तैयार हैं? पहला सवाल, भारत में मौद्रिक नीति समिति यानी MPC में कितने सदस्य होते हैं? यही वो कमेटी है जो रेपो रेट पर फैसला लेती है। क्या लगता है? अगर आपने 6 सोचा है तो बिल्कुल सही। सही जवाब है B, 6। इस कमेटी में 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 सरकार की तरफ से, ताकि फैसला बिल्कुल बैलेंस्ड हो। दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा पैसे का प्राइमरी काम नहीं है? याद कीजिए, हमने पैसे की 3 सुपर पावर्स की बात की थी। बिल्कुल सही जवाब है। जवाब है C, GDP का बैरोमीटर। पैसे के 3 मेन काम हैं: विनिमय का माध्यम, खाते की इकाई और मूल्य का भंडार। GDP को मापना इसका सीधा काम नहीं है। अगला सवाल, जब आरबीआई नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR को बढ़ाता है तो बैंकों के पास उधार देने के लिए जो पैसा होता है वो बढ़ता है या घटता है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन B, घटता है। जाहिर है, जब बैंकों को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा तो उनके पास पब्लिक को लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा। ये सवाल आरबीआई के सबसे जरूरी काम के बारे में है। सरकार के हिसाब से आरबीआई का महंगाई को कंट्रोल करने का टारगेट क्या है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। सही जवाब है B, 4% + 2%। इसका मतलब ये है कि आरबीआई का असली टारगेट महंगाई को 4% पर रखना है, लेकिन ये 2% से 6% के बीच रह सकती है। पांचवा सवाल, वो कौन सी रेट है जिस पर बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास पार्क करते हैं और आरबीआई बाजार से पैसा सोख लेता है? उसे कहते हैं C, रिवर्स रेपो रेट। ये रेपो रेट का ठीक उल्टा है। जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो आरबीआई के पास रखकर ब्याज कमाते हैं और इससे बाजार में लिक्विडिटी कम हो जाती है। और ये रहा आखिरी सवाल, जो यूपीएससी के एक पुराने पेपर से लिया गया है। इनमें से कौन मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है? ध्यान से देखिए। सही उत्तर है B, 1 और 2 यानी बैंक दर और OMO। याद रखिएगा, पब्लिक डेट और रेवेन्यू ये सरकार की फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति का हिस्सा है, आरबीआई की मौद्रिक नीति का नहीं। ये अंतर एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। क्विज में आपका प्रदर्शन शानदार था। तो हमने पैसे और बैंकिंग की इस दुनिया को तो काफी अच्छे से समझ लिया, पर अब एक बड़ा सवाल उठता है। पैसा और बैंकिंग तो ठीक है, पर देश की इकोनॉमी असल में आगे बढ़ती कैसे है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसी का जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले विश्लेषण भाग 4 में, जहां हम बात करेंगे आर्थिक वृद्धि और विकास के बारे में। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।